गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम स्पेसिकली बात करेंगे 12वीं एग्रीकल्चर के अध्याय 14वें के बारे में। जो हमारा 14वां अध्याय है पशु रोग वाला, वो एक तो सबसे ज्यादा प्रश्नों वाला है, सबसे ज्यादा जो अंक वाला अध्याय है वो अध्याय 14 है। दूसरा वो सबसे टिपिकल भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि वो प्रश्न उनको याद नहीं हो रहे, उसकी वो चैप्टर उनको याद नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स, आज हम उस चैप्टर को इतने सरल तरीके से पढ़ेंगे कि मेरे हिसाब से यहाँ से ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे ही आपके प्रश्न इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप में से कोई भी विद्यार्थी जिसके पास स्टडी मटेरियल नहीं है और वो स्टडी मटेरियल लेना चाहता है, जैसे अगर हम बात करें नोट्स है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, मॉडल पेपर है, जो कि हर विषय के आपको 10-10 मॉडल पेपर मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट नोट्स हैं, वन लाइनर या ब्लू प्रिंट्स है, ये अभी आपको हमारे ऐप पर मात्र 499 रुपए में मिल रहे हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, वहां ऐप की लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे ऐप ओपन हो जाएगा, उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको वहां से ये नोट्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप जेट का कोर्स भी लेना चाह रहे हो, 12th एग्रीकल्चर का फाउंडेशन कोर्स भी लेना चाह रहे हो, तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर, जिसकी सभी लोगों को आस है। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी बात को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पशु रोग। और हमें कौन कौन से रोग पूछे जाते हैं एक बार नजर डाल लेते हैं। जितने भी रोग हमारे दे रखे हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे खुरपका मुंहपा, पशुमाता, एंथ्रेक्स, जहरबाद, गलघोंटू, थनैला, दुग्धज्वर, सर्रा, फड़कड़िया, दाद खाज और खुजली। ये रोग हमें इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। लेकिन रोगों में जाने से पहले हमें एक चीज पूछी जाती है, रोगों का वर्गीकरण। यानी सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है स्टूडेंट्स, रोगों का वर्गीकरण। तो पहले हमें क्या जानना जरूरी है? वर्गीकरण को जानना जरूरी है कि रोगों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। अगर हम रोगों के वर्गीकरण की बात करें तो वहां से तुम्हें एक जर्नली प्रश्न पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो रोग होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं कारकों के आधार पर। एक तो अगर मैं बात करूं जीवाणु जनित, जीवाणु जनित। अब जीवाणु जनित का मतलब क्या हुआ? ऐसे रोग जो किसके द्वारा होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें, एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ, गलघोंटू रोग किसके द्वारा होता है? गलघोंटू, तो गलघोंटू रोग भी जीवाणु के द्वारा होता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ, लंगड़ा रोग किसके द्वारा होता है? तो लंगड़ा रोग भी जीवाणु के द्वारा होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरे आते हैं हमारे विषाणु जनित। विषाणु या विषाणुओं को हम क्या कहते हैं? वायरस, विषाणु जनित। अब विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं आपको मैं बता दूं। जैसे एक तो अपना कौन सा है? खुरपका मुंहपका, खुरपका मुंहपका। दूसरा हमारा कौन सा है? पशुमाता, पशुमाता। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों विषाणु जनित हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरे जो हमारे आते हैं वो आते हैं परजीवी जनित, परजीवी, परजीवी जनित। अब परजीवी जनित कौन कौन से हैं? हम एक ही रोग पढ़ेंगे यहाँ, एक सर्रा। परजीवी जनित कौन सा है? सर्रा, सस्ता के अलावा अगर हम बात करें टिक फीवर भी है, टिक फीवर। ये दोनों किसके द्वारा होते हैं? परजीवी के द्वारा होते हैं। चौथी अगर हम बात करें, चौथा जो पॉइंट है वो आता है आहार जनित, आहार जन्य। अब आहार जन्य रोग कौन कौन से हैं? जैसे अगर मैं बात करूं आफरा, क्या है? आफरा कैसा है? आहार जन्य है। आगे अगर मैं बात करूं उपापचय, उपापचय ये मोस्ट है, ये कई बार पूछा गया। उपापचय यानी किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाले रोग क्या है? उपापचय। इनमें हमारा आता है मिल्क फीवर, मिल्क फीवर। और मिल्क फीवर को हम क्या कहते हैं? दुग्ध ज्वर। तो मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर इसमें आ जाता है। इसके बाद एक और अगर मैं बात करूं, जन्मजात, जन्मजात, जन्मजात कौन सा है? ये अपना फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन। और फ्री मार्टिन को स्टूडेंट्स हम हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भपात, गर्भपात। ये है हमारा रोगों का वर्गीकरण जो हमें पूछा जाएगा। प्रश्न इससे कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। प्रश्न इतना सा पूछा जाएगा कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, या गर्भपात रोग किस प्रकार का है, या
उपापचय रोग कौन सा है। इस तरीके से यहाँ से कोई एक प्रश्न आपसे पूछता है और 100% हर बार एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट तो अपना ये क्लियर हुआ, दूसरा पॉइंट अपना क्या है थोड़ा सा देखते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना रोगी पशु एवं बीमार पशु के लक्षण। दोनों ही आपको पूछे जाते हैं और दोनों ही काफी इंपोर्टेंट है और हमें आगे काम भी आएंगे ये वीडियो में। क्या क्या चीज समझ लेते हैं एक बार। रोगी पशु और बीमार पशु के लक्षण। एक तो कौन सा पशु, मान लो हम कह देते हैं स्वस्थ पशु, एक तो स्वस्थ पशु और दूसरा कौन सा पशु, बीमार पशु। ये दोनों के लक्षण हमसे पूछता है। वो या तो ये पूछ लेगा कि रोगी पशु, बीमार पशु और स्वस्थ पशु में क्या अंतर है, या प्रश्न पूछ लेगा स्वस्थ पशु के अंतर लिखिए, स्वस्थ पशु के लक्षण लिखिए, बीमार पशु के लक्षण लिखिए। तो दोनों के आपसे क्या पूछता है, लक्षण पूछता है और इन लक्षणों के आधार पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है। ठीक है, अब अगर हम लक्षणों की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे जो स्वस्थ पशु होगा, स्वस्थ पशु, उसके शरीर का तापमान, नाड़ी की गति, तापमान हो गया, दूसरा नाड़ी की गति हो गई, नाड़ी की गति। तीसरी अगर हम बात करें श्वसन दर, श्वसन दर ये क्या होती है, सामान्य होती है, सामान्य होती है। ठीक है, दूसरी अगर मैं बीमार पशु की बात करूं तो बीमार पशु में क्या क्या चीज, जैसे बीमार पशु के शरीर का एक तो तापमान, दूसरा अगर मैं बात करूं नाड़ी की दर, नाड़ी की गति और श्वसन दर, ये क्या होती है, असामान्य होती है। असामान्य का मतलब क्या हुआ, असामान्य का मतलब है या तो कम होंगी या क्या होंगी, अधिक होंगी। दूसरे अंतर की अगर हम बात करें, ये जो स्वस्थ पशु ये कैसे दिखाई देते हैं, चौकन्ने दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देंगे, ये चौकन्ने दिखाई देते हैं, ये चौकन्ने दिखाई देते हैं। आगे अगर मैं बीमार पशु की बात करूं तो ये कैसे दिखाई देते हैं, ये सुस्त दिखाई देते हैं। जो भी बीमार पशु होगा वो कैसा दिखाई देगा, सुस्त दिखाई देगा, ये सुस्त दिखाई देते हैं। एक और अगर मैं लक्षण की बात करूं, तीसरा, जो स्वस्थ पशु होते हैं वो क्या है, जुगाली करता है। ये क्या करेगा, ये जुगाली करता है, स्वस्थ पशु जुगाली करता है। और वहीं अगर मैं बात करूं बीमार पशु की तो ये क्या करता है, ये जुगाली नहीं करता है, जुगाली नहीं करता है। इसकी अगर मैं बात करूं, जो स्वस्थ पशु होगा जुगाली करेगा, एक तो चौकन्ना होगा और शरीर का तापमान। उसके बाद उसका जो गोबर और मूत्र है, गोबर व मूत्र वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे। गोबर मूत्र कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं, सामान्य। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, जो हमारा बीमार पशु है, इसका गोबर कैसा होगा, सख्त होगा, सख्त व कठोर। गोबर कैसा होगा, सख्त व कठोर। और कैसा होगा, बदबूदार। इसके साथ में सख्त और कठोर के साथ कैसा होगा, बदबूदार होगा। बदबूदार होता है। ठीक है, आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो जो स्वस्थ पशु है वो क्या देता है, वो दूध देता है, दूध देता है। यानी वो सामान्य परिस्थितियों में क्या देगा, दूध देगा। और ये दूध देना क्या देता है, बंद कर देता है। इसकी अगर हम बात करें तो दूध देना बंद कर देता है, बंद कर। प्रश्न क्या है, प्रश्न स्वस्थ पशु के लक्षण लिखिए या बीमार पशु के लक्षण लिखिए या स्वस्थ पशु और बीमार पशु में अंतर लिखिए। तो तीन प्रश्न हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। या तो वो स्वस्थ पशु के लक्षण पूछ ले, या वो बीमार पशु के लक्षण पूछ ले, या फिर वो स्वस्थ पशु और बीमार पशु दोनों में क्या पूछ ले, अंतर पूछ ले। तो आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पर लिख दोगे। अपने 3 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सीधा रोगों पर। फिर हमारे सीधे क्या पूछे जाते हैं, रोग पूछे जाते हैं। अब हम रोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान लगाना, ठीक है, क्योंकि टिपिकल पॉइंट है, लेकिन हम इसको यहाँ बहुत सरल बनाने वाले हैं। सबसे पहली चीज हमें रोगों में क्या पूछी जाती है, रोग कारक पूछी जाती है। क्या आते हैं, रोग कारक। तो पहले हम सभी रोगों के क्या जानते हैं, रोग कारक जानते हैं कि इनके रोग कारक क्या क्या होते हैं। अगर मैं खुरपका मुंहपका की बात करूं तो ये किसके द्वारा होता है, ये वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा, वायरस।
और वायरस कौन सा है, वायरस की 7 प्रजातियां हैं, ए ओ सी, और ए ओ सी के बाद कौन सा है, सेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और उसके बाद एशिया सेट फर्स्ट। यानी अगर हम खुरपका मुपका की बात करें किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा, और वायरस की 7 प्रजातियों के द्वारा होता है, वायरस एओसी सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड और एशिया सेट फर्स्ट। उसके बाद अगर हम पशुमाता की बात करें किसके द्वारा होता है, ये भी वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, और किसके द्वारा होगा वायरस, रिट्रो वायरस, रिट्रो, और इस रिट्रो को हम क्या कहते हैं, क्षणित, रिट्रो या क्षणित वायरस के द्वारा होता है। आगे अगर हम एंथ्रेक्स की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, जीवाणु के द्वारा होगा, जीवाणु, और कौन सा जीवाणु है, बैसिलस एंथ्रेसिस, जीवाणु कौन सा है, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर हम जहरवाद की बात करें, जहरवाद को हम क्या कहते हैं, लंगड़ी बुखार, क्या कहते हैं, लंगड़ी बुखार, ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु, और कौन से जीवाणु के द्वारा होगा, क्लोस्ट्रीडियम सेवियाई, क्लोस्ट्रीडियम सेवियाई, सेवियाई। नेक्स्ट अपना कौन सा है, गलघोंटू, गलघोंटू किसके द्वारा होता है, ये भी जीवाणु के द्वारा होगा, जीवाणु, और कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, पास्चुरेला, पास्चुरेला। इस पास्चुरेला जीवाणु की कई प्रजातियां हैं जो इसमें रोग पैदा करती हैं, जैसे एक तो क्या आता है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, एक तो कौन सा आएगा, बोविसेप्टिका, बोविसेप्टिका किसमें रोग उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करता है आपका गाय में, गाय में। दूसरा आता है पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका, बुबेलिसेप्टिका, ये किसमें रोग पैदा करता है, ये रोग पैदा करेगा आपका भैंस में। उसके बाद अगर हम बात करें कौन सा आएगा, पास्चुरेला ओविस, ओविस, ओविस किसमें रोग पैदा करेगा, ये रोग पैदा करेगा आपका भेड़ में, यानी इसके 3 होते हैं। उसके बाद थनैला, थनैला रोग किसके द्वारा होता है, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु, और ये किसके द्वारा होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई, किसके द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस, और आगे आता है एगलेक्टाई, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई, जीवाणु के द्वारा होता है। उसके बाद दुग्ध ज्वर की बात करें तो एक ऐसा रोग है, ये उपापचय रोग है, उपापचय, उपापचय रोग है तो किसकी कमी के कारण होगा, ये कैल्शियम तत्व की कमी के कारण होता है। जब पशुओं के शरीर में कैल्शियम तत्व की कमी होती है तो दुग्ध ज्वर रोग होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्रा, किसके द्वारा होता है, परजीवी के द्वारा होता है, परजीवी। अब कौन से परजीवी के द्वारा होगा, तो प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होगा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होगा। प्रोटोजोआ में भी कौन सा आता है, बोइविसिनिया बाइजेमिना, कौन सा आता है, प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा, ट्रिपेनोसोमा, सॉरी ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, ये होता है ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक परजीवी के द्वारा होता है। उसके बाद में अगर बात करूं फड़किड़िया रोग किसके द्वारा होता है, तो फड़किड़िया रोग किसके द्वारा होगा, फड़किड़िया रोग भी आपका जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु, किसके द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस, परफ्रीजेंस के द्वारा होता है। उसके बाद अगर हम खाज खुजली की बात करें किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है, कवक में कई सारे कवक में आते हैं। ये तो हमारी बात किसकी हुई, रोग कारकों की हुई कि कौन सा रोग किस रोग कारक के द्वारा होता है। एक प्रश्न जब भी आपको पशु रोग पूछा जाएगा, रोग कारक 100% पूछेगा, तो पहला पॉइंट हमारा सभी रोगों में क्लियर हुआ, रोग कारक क्या क्या होते हैं। अगर आपको ये नाम याद है फिर तो ये नाम लिख सकते हो, अगर ये नाम याद नहीं है तो केवल इतना लिख दो कि ये जीवाणु के द्वारा होता है, ये वायरस के द्वारा होता है, ये उपापचय रोग है, ये कवक के द्वारा होता है, केवल इतना भी आप लिख सकते हो। लेकिन नाम याद है तो ये सोने पर सुहागी जैसी बात है, आप नाम लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या हुआ, रोग कारक। अब हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं, ठीक है।
सारे ही पॉइंट हमारे काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जो पॉइंट है अपना वो है प्रभावित अंग। प्रभावित अंग, रोग कारक में पता चल गया। अब प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं? खुरपका मुंहपका, नाम से ही स्पष्ट है क्या क्या अंग प्रभावित होगा। पशुओं के खुर प्रभावित क्या होगा? पशुओं के खुर व मुंह क्या प्रभावित होता है? पशुओं का खुर और मुंह प्रभावित होते हैं। पशु माता क्या प्रभावित होता है? पशुओं की आहार नाल प्रभावित होती है। आहार नाल, क्योंकि इस रोग में दस्त होते हैं, दस्त होंगे तो क्या प्रभावित होगा? आहार नाल प्रभावित होगी। एंथ्रेक्स रोग में क्या प्रभावित होता है? एंथ्रेक्स रोग की अगर हम बात करें थोड़ा सा अलग है, इसमें रक्त प्लीहा प्रभावित होती है। रक्त प्लीहा या हम कह सकते हैं बाहरी ऊतक, रक्त प्लीहा एवं बाहरी ऊतक इसमें प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट अगर हम जहरवाद की बात करें, जहरवाद में क्या होता है? जहरवाद में पशु के शरीर के मांसल भाग प्रभावित होते हैं। मांसल भाग, जिन भागों पर मांस अधिक पाया जाता है वो मांसल भाग प्रभावित होते हैं। ऐसे ही अगर मैं गलघोंटू की बात करूं तो गलघोंटू में क्या प्रभावित होगा? श्वसन नाल, पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है तो श्वसन नाल, श्वसन नाल इसमें प्रभावित होती है। वैसे पूरा अंग प्रभावित होते हैं शरीर के, लेकिन श्वसन नाल ज्यादा प्रभावित होती है। थनैला की अगर मैं बात करूं क्या प्रभावित होगा? पशु का अयन प्रभावित होता है। अयन का मतलब क्या है? अयन का मतलब है पशु के शरीर का वह भाग जहां दूध बनता है। दुग्ध ज्वर में क्या प्रभावित होता है? पशु का अयन प्रभावित होता है, अयन। आगे सर्रा रोग की अगर हम बात करें, पशु का क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी इसमें पूरा मस्तिष्क, उसका जो दिमाग होता है वो प्रभावित होता है। फड़कड़िया रोग में क्या प्रभावित होगा? फड़कड़िया रोग में आहार नाल और श्वसन नाल दोनों प्रभावित होती है। क्या होता है इसमें? आहार नाल व श्वसन नाल दोनों ही इसमें प्रभावित होती है। श्वसन नाल दोनों इसमें प्रभावित होंगी। आगे खाज खुजली में अगर हम बात करें तो क्या प्रभावित होता है? त्वचा, शरीर की त्वचा है या हम कह सकते हैं जो ऊपरी ऊतक हैं वो इसमें प्रभावित होते हैं, त्वचा और ऊतक। ये हमारा पॉइंट क्या हुआ? प्रभावित अंग। एक तो हमने रोग कारक पढ़ लिए, दूसरा हमारा क्या हो गया? प्रभावित अंग हो गए। तीसरा पॉइंट क्या आता है? अब सारे पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है रोग के फैलने का तरीका। क्या आता है? रोग के फैलने का तरीका, फैलने का तरीका या हम कह सकते हैं संक्रमण, संक्रमण फैलने का तरीका या हम कह सकते हैं संक्रमण। अब सारे ही रोगों में आपसे पूछा जाता है संक्रमण, तो क्या हम सारे रोगों में अलग अलग याद रखेंगे? अलग अलग याद नहीं रखना है, संक्रमण सभी में सेम है। संक्रमण किसी भी रोग का दूसरे रोग पशु में कैसे फैलेगा? दूषित चारे से फैलेगा। किससे फैलेगा? दूषित चारा, या तो क्या खवा रहे हैं हम उसको? दूषित चारा, या हम इसको क्या पिला रहे हैं? दूषित पानी। दूषित चारा है, दूषित पानी है, दूषित चारे के द्वारा फैल गया, दूषित पानी के द्वारा फैल गया, किसके द्वारा फैल गया? हवा के द्वारा फैल गया, हवा के द्वारा। चौथा किसके द्वारा फैलता है? आहार के द्वारा भी फैलता है। जब हम इसको क्या फैला देते हैं? झूठा आहार खिला देते हैं, रोगी पशु का आहार दूसरे पशु को खिला देंगे तो भी फैल जाएगा। पांचवी अगर हम बात करें किसके द्वारा होगा? आवास के द्वारा। आवास के द्वारा कैसे फैलेगा? जब हम बीमार पशु के स्थान पर स्वस्थ पशु को बांध देते हैं तब भी रोग एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाते हैं। तो ये क्या हो गए? संक्रमण का तरीका हो गया। किसी भी रोग में आपसे पूछा जाए, चाहे वो पशु माता हो, चाहे वो एंथ्रेक्स हो, चाहे वो जहरवाद हो, चाहे वो फड़कड़िया हो, किसी भी रोग में आपसे फैलने का तरीका पूछा जाए संक्रमण का, तो क्या होगा? ये 5 तरीके होंगे। लेकिन मैं एक आपको बता दूं, जो आपका दुग्ध ज्वर रोग है, दुग्ध ज्वर रोग वो कैसे फैलता है? वो शरीर में कैल्शियम तत्व की कमी के कारण फैलता है। किसके कारण? शरीर में कैल्शियम तत्व की कमी के कारण। जब पशु को गर्भ काल में कैल्शियम तत्व कम मात्रा में दिया जाता है तो फिर कौन सा रोग फैल जाता है? दुग्ध ज्वर रोग फैल जाता है। ये थोड़ा सा अलग है। हमारे 2 पॉइंट यहाँ क्लियर हुए। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, रोगों के लक्षण। सबसे मोस्ट तो ये है, सारे स्टूडेंट इसमें परेशान है, लेकिन बिल्कुल सरल है, रोगों के लक्षण। चलिए अब स्टूडेंट्स हम किसकी बात कर रहे हैं? रोगों के लक्षणों की बात कर रहे हैं। अब हम रोगों के लक्षण देखते हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको सभी रोगों का एक मुख्य लक्षण पता होना चाहिए, और सभी रोगों का मुख्य लक्षण उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। जैसे मैं खुरपका मुंहपका की बात करूं तो खुरपका मुंहपका में क्या होता है? जो खुर है,
खुर व मुंह, मुंह दोनों क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। खुर पका मुंह पका, खुर पक गई मुंह पक गई, इन दोनों में क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, दोनों में छाले पड़ जाते हैं। पहला अंतर ये हो गया, एक एक लक्षण याद रखना है केवल, ठीक है। दूसरा, पशु माता में क्या होता है, पशु पतले दस्त करता है। पशु माता में क्या होगा, पतले दस्त करेगा, पशु पतले दस्त करता है। एंथ्रेक्स में क्या होता है, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स रोग में पशु का जो नाक होती है, पशु की नाक से झागदार पदार्थ निकलता है। नाक से क्या निकलता है, झागदार काला पदार्थ, काला पदार्थ निकलता है। जहरबाद, जहरबाद को हम क्या कहते हैं, लंगड़ा बुखार, यानी पशु के मांसल भागों पर क्या आ जाती है, सूजन, मांसल भागों पर सूजन आ जाती है, मांसल भागों पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। गलघोंटू में क्या होता है, पशु को सांस लेने में तकलीफ, गला घुटता है, गला घुटेगा तो सांस लेने में तकलीफ होती है, क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी, ठीक है। अब थनैला में क्या होगा, थनैला में पशु का अयन सूज जाता है, क्या हो जाता है, अयन सूज जाता है, अयन सूज जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। दुग्ध ज्वर में क्या होता है, दुग्ध ज्वर में भी यही सेम कंडीशन होती है, अयन सूख जाता है, अयन सूख जाता है, वहां सूजता है यहाँ सूख जाता है, सूख जाता है, सूख कर लाल पड़ जाता है। सर्रा में क्या होता है, सर्रा में पशु चक्कर लगाता है, पशु क्या करता है, अपने स्थान पर चक्कर लगाता है, पशु क्या करेगा, अपने स्थान पर चक्कर लगाता है। फड़कड़िया रोग में क्या होता है, पशु का पेट फूल जाता है, जो भी पशु होंगे उनका पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है। और खाज खुजली में आपको कुछ लिखना नहीं है, त्वचा में क्या हो जाते हैं, संक्रमण, त्वचा क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, त्वचा में संक्रमण हो जाता है। बाकी आपको इसमें पूछा भी नहीं जाएगा, ये तो वैसे भी है, ठीक है। अब एक एक लक्षण हो गया हमारा, आपको दिख भी रहा होगा, मैंने एक एक लक्षण नाम से ही स्पष्ट कर दिया। अब दूसरा लक्षण हम कैसे लिखेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूं दूसरा लक्षण। अब जब पशु के खुर और मुंह पर क्या पड़ गए, छाले पड़ गए, अब छाले पड़ गए तो पशु को क्या होगा, चलने में दिक्कत होगी, चलने में परेशानी होती है, चलने में परेशानी, या मैं क्या कह सकता हूं, पशु लंगड़ाकर चलता है, पशु को चलने में परेशानी होती है या पशु लंगड़ाकर चलता है। पतले दस्त करता है, अब पतले दस्त कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होगा, दस्त के साथ खून भी आ सकता है, दस्त के साथ खून, यानी अगर पशु पतले दस्त कर रहा है तो कभी कभी दस्त के साथ क्या आ जाएगा, खून आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं, एंथ्रेक्स में क्या है, नाक से झागदार काला पदार्थ, नाक से झागदार काला पदार्थ निकलता है, लेकिन इसमें दूसरा जो लक्षण होता है, पशु की त्वचा पर गिल्टियां बन जाती हैं, त्वचा पर क्या बन जाता है, गिल्टियां बन जाती हैं, त्वचा पर गिल्टियां, इसलिए हम इसको गिल्टी ज्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब मांसल भागों पर क्या जाती है, इसमें सूजन, जहरबाद में, और जब हम इस मांसल भाग को क्या करते हैं, दबाते हैं, मांसल भाग को जब हम दबाते हैं तो क्या आता है, चुर चुर की आवाज आती है, जब मांसल भाग को दबाया जाता है तो क्या आता है, चुर चुर की आवाज आती है, चुर चुर की आवाज आती है, ठीक है। ऐसे ही गलघोंटू में बात करें, सांस लेने में तकलीफ, अब जब सांस लेने में तकलीफ होगी तो गले से क्या आएगी, घर्र घर्र की आवाज, गले से क्या आता है, घर्र घर्र की आवाज आती है, घर्र घर्र की आवाज आती है, आवाज, ठीक है। थनैला में अयन सूज जाता है, अयन सूजेगा तो क्या होगा, दूध छितराने लगेगा, यानी दूध कम देता है पशु, दूध कम देगा, अयन सूज जाएगा दूध क्या देगा, कम देगा। ऐसे ही यहां भी अयन सूख जाता है तो दूध क्या देता है, कम देता है, दूध कम देता है, ठीक है। अब सर्रा में क्या होगा, चक्कर लगाता है, एक तो पशु क्या करता है, अपने स्थान पर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है तो कभी कभी सिर कहां लगेगा, दीवार में या जमीन पर, और सिर को वो कहां टेकता है, उसका सिर है उसको जमीन पर या किसी दीवार में लगाता है, बार बार चक्कर तो लगाता ही है, उसके साथ साथ अपने सिर को किसी दीवार पर या जमीन पर लगाता है। फड़कड़िया में पशु का पेट फूल जाता है, पशु का पेट फूल जाएगा और पशु को सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ, पेट फूल गया उसके बाद सांस लेने में
तकलीफ होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। अब खाज खुजली में क्या होगा, त्वचा की जो ऊपरी परत है उसमें पपड़ी जम जाएगी, त्वचा पर पपड़ी जम जाती है। ये दो दो लक्षण हमने याद कर लिए, और वैसे मैंने यहां से ही बता दिए एक एक लक्षण से ही आपको। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो। जितने भी रोग हैं सभी रोगों में पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो तीसरा लक्षण सभी में क्या लिखेंगे कि पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, दुग्धज्वर रोग में आपको क्या लिखना है, दुग्धज्वर रोग में तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सभी रोगों में आपको तीसरा लक्षण क्या लिखना है कि पशु के शरीर का तापमान सामान्य से बढ़ जाता है, लेकिन इस रोग में क्या होगा, कम हो जाएगा। तीन तीन लक्षण हो गए, सभी रोगों के तीन तीन लक्षण। चौथा लक्षण क्या लिखोगे, चौथा लक्षण, अब ये पशु क्या है, सभी बीमार है। बीमार है तो पशु आहार खाना बंद कर देता है या भोजन खाना बंद कर देता है, पशु दूध देना बंद कर देता है, ये लक्षण लिख दो। तो पांच पांच आपके क्या हो गए, लक्षण हो गए। बिल्कुल सिंपली लक्षण जिसमें आपने कोई भी मेहनत नहीं की। लोग बाग रटते हैं, रटना कुछ नहीं है, आपको पता चल गया और पांच पांच लक्षण हमारे क्या हो गए, तैयार। हमारे पॉइंट क्लियर लक्षणों वाला। अब हम थोड़ा सा आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, रोग हो गया, रोग कारक हो गए, प्रभावित अंग हो गया, संक्रमण हो गया, रोग के लक्षण हो गए। अब आगे क्या आएगा, आगे आएगा रोग की रोकथाम के उपाय। क्या आता है, रोकथाम। यहां से एक और चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, रोकथाम। अब देखो रोकथाम क्या होती है, रोकथाम होती है रोग को फैलने से कैसे बचाएं। जैसे मान लो किसी गांव में किसी पशु में कोई रोग है, उस पशु के रोग को हम दूसरी जगह फैलाना नहीं चाहते। अब दूसरी जगह फैलाना नहीं चाहते तो हम सभी में क्या करेंगे, रोकथाम करेंगे, कुछ ऐसे उपाय अपनाएंगे जिससे वो रोग दूसरे पशुओं में ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, रोकथाम। तो रोकथाम के लिए पहली चीज तो क्या है, पहली चीज तो यह है कि जो रोगी पशु है, रोगी पशु किसी भी रोग में, रोगी पशु को हम कहां रखते हैं, अलग रखते हैं, अलग रखते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, हम रोगी पशु को अलग रखते हैं। दूसरा, जो रोगी पशु है, रोगी पशु का झूठा चारा व पानी दूसरे पशुओं को नहीं देते, दूसरे पशुओं को नहीं देते। ठीक है, दो लक्षण हो गए। तीसरा क्या होगा, जो रोगी पशु है, रोगी पशु के स्थान का हम क्या करते हैं, तापोपचार करते हैं, इससे जीवाणु या उसका संक्रमण खत्म हो जाए। ये स्थान का तापोपचार। तापोपचार का मतलब क्या है, जो हमारा रोगी पशु है, रोगी पशु जिस स्थान पर बंधता है, जिस स्थान पर रहता है, उस स्थान की मिट्टी में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। तो उसके लिए हम उसके स्थान का क्या करते हैं, उपचार करते हैं, जिसको हम कहते हैं तापोपचार। एक चौथे में आपको क्या लिखना है, टीका लिखना है, टीका। अब टीका कैसे लिखोगे, बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को टीके याद नहीं होते। लेकिन अब आप टीकों के नाम भी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। अगर मैं खुरपका की बात करूं तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एफएमडी रोग। इसको हम क्या कहते हैं, एफएमडी रोग कहते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज, फूट एंड माउथ डिजीज एफएमडी कहते हैं। तो इसके टीके का नाम क्या है, इसके टीके का नाम है एफएमडी वैक्सीन। टीका क्या हो गया इसका, इसका टीका हो गया एफएमडी वैक्सीन। दूसरा, पशु माता को हम क्या कहते हैं, पशु माता को हम कहते हैं रिंडर पेस्ट। इसको क्या कहा जाता है, रिंडर पेस्ट। अब रिंडर पेस्ट है तो इसका टीका क्या हो गया, इसका टीका हो गया आरपी वैक्सीन, आरपी वैक्सीन। ध्यान रखना थोड़ा सा, आरपी वैक्सीन। एंथ्रेक्स को हम क्या कहते हैं, एंथ्रेक्स ही कहते हैं, तो एएस वैक्सीन, एंथ्रेक्स यानी एएस वैक्सीन। एंथ्रेक्स का क्या हो गया, एएस वैक्सीन। जहरबाद को हम क्या कहते हैं, ब्लैक क्वार्टर। इस रोग को क्या कहा जाता है, ब्लैक क्वार्टर। अब इसको ब्लैक क्वार्टर कहते हैं तो इसके टीके का नाम क्या होगा, ब्लैक से हमने ले लिया बी, क्वार्टर से हमने ले लिया क्यू, इसका क्या हो गया, बी क्यू वैक्सीन, बी क्यू वैक्सीन हो गया। ठीक है, आगे गलघोंटू। गलघोंटू को हम क्या कहते हैं, हीमोरेजिक सेप्टिमिया। क्या कहा जाता है इसको,
हीमोरजिक सेप्टिमिया, सेप्टिमिया, हीमोरजिक सेप्टिमिया कहा जाता है। तो इसके टीके का नाम क्या हुआ? HS वैक्सीन। क्या हुआ? HS वैक्सीन। उसके बाद थनैला, थनैला में जो टीका लगता है वो मेस्टी वैक्सीन का टीका लगता है, मेस्टी वैक्सीन, मेस्टी वैक्सीन, मेस्टी वैक्सीन। उसके बाद दुग्ध ज्वर में कोई टीका लगाया नहीं जाता, सर्रा रोग में कोई टीका लगता नहीं है, फड़कड़िया रोग में ETV वैक्सीन का टीका लगता है, ETV, या हम कैसे हैं GTV, गॉट टिश्यू वैक्सीन, GTV, और इसमें भी कोई टीका नहीं लगता है। ये आपके क्या हो गए? टीकों के नाम हो गए। अब लिखोगे कैसे? नाम तो आपको याद हो जाएंगे क्योंकि इनसे नाम, इनके नाम से लिए गए। तीसरा क्या लिखेंगे? तीसरा हम यहाँ पर लिख देंगे कि पशुओं में, इस रोग के बचाव के लिए पशुओं में प्रतिवर्ष, अब देखो मैं एक चीज और बता दूं आपको काफी इंपोर्टेंट, जो हमारे ये ऊपर के दोनों रोग हैं, ऊपर के पशु माता और खुरपका, इनके जो टीके लगते हैं वो, जैसे इसकी अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी देख लेते हैं, इसके खुरपका मुहपका, इसका जो टीका लगता है वो वर्ष में 2 बार लगता है, वर्ष में 2 बार, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पशु माता की बात करूं तो पशु माता का जो टीका लगता है, पशु माता का, वो 3 वर्ष में 1 बार लगता है, 3 वर्ष में 1 बार। बाकी जो सारे पशु हैं, सभी पशुओं का टीका प्रतिवर्ष लगाया जाता है, सभी पशुओं का टीका प्रतिवर्ष। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि इस रोग की रोकथाम के लिए प्रतिवर्ष, और टीकों का समय क्या है? जून माह, सभी टीके जून माह में लगते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष जून माह में, जून माह में। अब टीके का नाम, टीका लगाते हैं, प्रतिवर्ष जून माह में टीका लगाते हैं। जिस रोग के बारे में पूछा गया हो उसका आपको नाम लिखना है। लेकिन अगर खुरपका मुहपका पूछा गया तो हम प्रतिवर्ष की जगह क्या लिखेंगे? वर्ष में 2 बार। पशु माता पूछा गया हो तो हम क्या लिखेंगे? 3 वर्ष में 1 बार। और जो टीके, 5वां पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? तो शुरुआत में टीके लगाए जाते हैं वो 3 माह की उम्र पर लगते हैं। शुरुआत में टीके कब लगते हैं? 3 माह की उम्र पर। लेकिन इन दोनों रोगों के टीके खुरपका मुहपका और पशु माता के 6 माह की उम्र पर लगते हैं, ध्यान रखना। खुरपका मुहपका और पशु माता के टीके 6 माह की उम्र पर लगाए जाते हैं। बाकी सभी पशुओं के जो रोग हैं उनके टीके 3 माह की उम्र पर लगाए जाते हैं। अब इनमें से कोई सा भी रोग देके आपसे पूछा जाए रोकथाम, जैसे मान लो उसने दे दिया जहरवाद रोग की रोकथाम लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखते हैं, रोगी पशु का झूठा चारा व पानी दूसरे पशुओं को नहीं खिलाते हैं, रोगी पशु के स्थान का तापोपचार करते हैं, और प्रतिवर्ष जून माह में, अब कौन सा पूछा है? जहरवाद, तो ब्लैक क्वार्टर BQ वैक्सीन का टीका लगाते हैं। प्रथम बार टीका 3 माह की आयु पर लगाया जाता है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे रोग। अब इसमें केवल एक पॉइंट बचा है, वो क्या बचा है? उपचार। मैं उपचार में आपको बता दूं, वैसे तो उपचार पूछता नहीं है एग्जाम में, ध्यान रखना, लेकिन पूछे तो उपचार में हम क्या करते हैं? सल्फामिडीन का अंतःपेशीय इंजेक्शन देते हैं। आप सभी में सल्फामिडीन जाने दो, सल्फामिडीन का इंजेक्शन लगाया जाता है सभी में। केवल जब आपको क्या पूछा है? जहरवाद, जहरवाद में किसका लगता है? पेनिसिलिन फोर्ट, पेनिसिलिन फोर्ट PPF का टीका लगता है, और बाकी सभी में उसका लगता है आपका सल्फामिडीन या एम्पिसिलिन। 3 दवाओं के नाम याद रख लो बस, सल्फामिडीन, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन फोर्ट। तीनों के नाम जहां आपको उचित लगे चिपका दो, कोई नहीं देखता, क्योंकि आपको कभी पूछा नहीं जाता, ना वो जो एग्जामिनर बैठा है उसको पता है इस चीज के बारे में, और ना ये आपसे संबंधित है। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा भी जाए तो 3 दवाओं के नाम याद रखो, सल्फामिडीन, पेनिसिलिन फोर्ट और एम्पिसिलिन। उसके बाद डेक्सोना, जो 3-4 दवाएं उनके नाम याद रखो और चेप दो। ये तुम्हारे पशु रोगों की क्लास हो गई कंप्लीट। मेरे हिसाब से क्लास आपको पसंद आई होगी, तो ये पूरे पशु रोग हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद नेक्स्ट कोई भी अगली क्लास लेके आएंगे, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लोग बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।